सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग वंशागत की विधियाँ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस चैप्टर को पीछे पढ़ चुके हैं। उसी के अगले टॉपिक के बारे में आज हम लोग फिर से अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर कि मेंडल्स लॉ। आज हम मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मेंडल्स का जन्म 1882 में हुआ था और 1884 में 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने 1865 में आनुवंशिकी के नियम बनाए और इनके वो नियम जो इन्होंने 1865 में बनाए थे वो 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून पत्रिका में इनके लेख को छापा गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि ये काफ़ी लंबे समय के बाद, इनकी मृत्यु के लगभग 34 साल के बाद ऑस्ट्रिया के रिनवान शेरमैक, ह्यूगो डे ब्रिज एंड कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिकों ने यहाँ पर इनके नियमों को पुनर्खोज की। 1856 से 1864 में 8 वर्षों तक इन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए और कुछ विशेष नियम थे इन्होंने लिख करके इनको बाद में प्रस्तुत किया गया। तो सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल्स, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम कहते हैं इसे यहाँ पर। फर्स्ट लॉ ऑफ यहाँ पर मेंडल्स, यहाँ पर इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, इसको हिंदी में एक संकर क्रॉस कहते हैं। और इसी को ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम, या इसी को ही लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपविभन का नियम, और या इसी को हम लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशंस, स्वतंत्र सम्मिश्रण का नियम भी कहते हैं। इसी के बाद में अगला है यहाँ पर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इसको हिंदी में त्रिशंकर क्रॉस कहते हैं। अगला पॉइंट बैक, यहाँ पर ये बैक है, ये बैक क्रॉस और इसी को टेस्ट क्रॉस, दोनों साथ में यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाएगा। तो हम लोग अब एक एक क्रॉस को यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में ही सबसे पहले देख लेते हैं। तो बाकी को साफ किए दे रहे हैं, तब तक आप लोग इसको अपने नोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक ये पोर्शन हम नीचे का साफ किए दे रहे हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को आज समझते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक यहाँ पर हम मेल ले लेते हैं, ये हमने यहाँ पर मेल ले लिया है, और एक यहाँ पर फीमेल। मेल को यहाँ पर हम डोमिनेंस मान लेते हैं, थोड़ा दूर कर लें हल्का सा, ये यहाँ पर मेल, ये डोमिनेंस है, और ये फीमेल है, ये फीमेल रिसेसिव। डोमिनेंस प्रभावी है, ये प्रभावी है, और ये यहाँ पर अप्रभावी या अप्रबल है, अप्रभावी या अप्रबल है। तो प्रभावी को यहाँ पर टाल ले लिया, टाल या लंबा,
टाल या लंबा, यहाँ पर डार्फ या यहाँ पर इसको नाटा कहेंगे या छोटा लिख सकते हैं नाटा। टाल को कैपिटल टी और डार्फ को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसके गैमीट बना लेते हैं कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और इसके भी यहाँ पर हम गैमीट बना लेंगे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। गैमीट बनाने के बाद में इसका यहाँ पर हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने पर क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे। तो पहले इसका इसके साथ क्रॉस कराया तो यहाँ पर लिखा गया, इसका क्रॉस यहाँ पर करा दिया गया तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ में यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये थी हमारी P1 जनरेशन या P जनरेशन लिख सकते हैं यहाँ पर P जनरेशन। ये पैतृक पीढ़ी है। पैतृक पीढ़ी है। तो ये पहली पीढ़ी हमको प्राप्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसको F1 जनरेशन, इसको F1 जनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रबल होने के कारण, ये लंबा लक्षण प्रभावी होने के कारण, और यह नाटा लक्षण या डार्फ अप्रभावी होने के कारण, प्रभावी का प्रभाव होने की वजह से अप्रभावी का लक्षण प्रकट नहीं होगा। इस प्रकार से पहली पीढ़ी में 100%, कहाँ पर पहली पीढ़ी माने F1 जनरेशन में 100%, 100% हाइब्रिड, 100% हाइब्रिड टाल प्लांट, 100% हाइब्रिड टाल प्लांट मिल जाते हैं। तो ये तुम्हारा प्रभाविता का नियम यहाँ पर समाप्त हुआ। प्रभाविता के बाद में यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स आता है। तो अब अगले फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स को देख लेते हैं। तो ये साफ कर दे रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स और इसी को मोनो हाइब्रिड, इसी को मोनो हाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल का प्रथम नियम क्या है, या इसी को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं और इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, पृथक्करण का नियम, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि नंबर 1 पर यहाँ पर भी मान लिया गया है एक मेल है और एक यहाँ पर ये फीमेल है। तो मेल को यहाँ पर ये डोमिनेंस ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, फीमेल है ये रिसेसिव है, रिसेसिव अप्रभावी है, अप्रभावी है। तो मेल और फीमेल को जानते हैं, नर या मादा। तो यहाँ पर इसमें ले लेते हैं कैपिटल टी, ये लंबा लक्षण ले लिया गया है। कौन सा लक्षण है कैपिटल टी? ये लंबाई से संबंधित लक्षण है, इसी को टाल भी कहेंगे, टाल। यहाँ पर डॉर्फ या ये नाटा लक्षण है,
छोटा है लंबाई से संबंधित, इसको यहाँ पर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, इसको फिर से क्रॉस कराएंगे। यहाँ पर कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और इसी के बाद में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इसका क्रॉस पुनः कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर 100% हाइब्रिड टाल प्लांट इन F1 जनरेशन। तो पहली पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हो गए, तो दोबारा यहाँ पर F1 जनरेशन में जो प्राप्त पौधे हैं इनका पुनः क्रॉस करवाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा ऑन सेल्फिंग इन F1 जनरेशन। पहली पीढ़ी में पुनः क्रॉस करवा दिया गया, जो यहाँ पर प्राप्त हुए पौधे हैं इनके बीच में फिर से क्रॉस करवाया गया। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये हो गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और ये हो गया यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इनका पुनः क्रॉस करवाया जाएगा। ये गैमीट बना लिए गए हैं, सभी गैमीट बन रहे हैं। गैमीट बने हुए, गैमीट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक। गैमीट मेल एंड फीमेल गैमीट होते हैं। तो यहाँ पर इसका क्रॉस करवा दिया जाएगा। क्या होगा? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। अब कैपिटल टी एंड इसका क्रॉस इसके साथ में स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ में, तो प्रबल वाला ही ले लेते हैं, डोमिनेंस पहले ले लेंगे। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस करवा दिया जाएगा, तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये पीढ़ी कौन सी है? ये जनरेशन जो हो गई ये F2 जनरेशन है। ये F2 जनरेशन है। इसमें यहाँ पर ये देखते हैं कि एक यहाँ पर शुद्ध लंबा है, प्योर टाल है। तो एक ये जीनोटाइप रेशियो के आधार पर देखेंगे, क्या लिखेंगे? जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो क्या निकलेगा? एक प्योर लंबा है, दो संकर या हाइब्रिड लंबे हैं, एक प्योर डॉर्फ है। तो रेशियो निकल आएगा 1:2:1। एक शुद्ध लंबा प्योर टाल, दो हाइब्रिड टाल, एक प्योर डाल, 1:2:1 के अनुपात में रेशियो निकल आएगा। और फिनोटाइप रेशियो जो हमारा होगा, यहाँ पर लिख दें, यहीं पर ये फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप में एक लंबा कितने हो गए? 3। बाह्य रूप से लंबे 3 दिखाई दे रहे हैं, और अनुपात 1 यहाँ पर डार्क प्लांट दिखाई दे रहा है, तो ये 1। तो इस प्रकार से यह कंप्लीट हुआ आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर ये देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नियम में एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है। तो इसकी अगर चाहें तो यहाँ पर हम परिभाषा लिख सकते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या लिखा जाएगा, कैसे ये पूरा होगा, लिख दो यहाँ से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, या इसमें लिखो सीधा यहाँ पर, इसमें एक शुद्ध लंबे कैपिटल टी का क्रॉस
शुद्ध नाटे डार्फ पौधे की डार्फ, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लें, डार्फ में स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन में 100% संकर या हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होते हैं जब इन पौधों का पुनः क्रॉस कराया जाता है तो F2 जनरेशन में जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 के अनुपात में और फिनोटाइप रेशियो कितना निकलेगा, 3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रहा जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स या मोनोहाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, क्योंकि यहाँ पर जो गैमीट थे ये मिल चुके हैं, हाइब्रिड हो चुके हैं और इन्हीं का जो F1 जनरेशन में ये प्राप्त होते हैं, तो इन्हीं का क्रॉस पुनः यहाँ पर करा दिया जाता है। तो इनका पुनः क्रॉस कराने पर जैसे गैमीट यहाँ पर लिए गए थे, यहाँ पर ये लिए गए थे, ये देख रहे हैं यहाँ पर इसको, वैसे ही पूर्ण रूप से ये शुद्ध होकर के अलग हो जाते हैं। इसलिए इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये नियम यहाँ पर आज पूरा हुआ। इसके बाद में यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस को अगले टॉपिक को अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।